नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए अपने इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी। 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं और बिहार में एक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 की कोर्ट में पेशी। टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का है मामला। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में छात्रों का धरना और अनशन समाप्त। कई भर्ती परीक्षाएं रद्द पर अब नौकरी गंवाने वाले कर रहे हैं प्रदर्शन। भारत ने जीता गोल्ड टेस्ट। श्रीलंका को 165 रन से दी मात। 2 मैचों की सीरीज में भारत ने बनाई 1-0 की बढ़त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट ने रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। कुल करीब 9,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के तहत लगभग 410 किलोमीटर रेल लाइन जोड़ी जाएगी। इनका काम वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर भद्रक रानीताल चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन और साथ में गुमुडी पुंडी गुड्डूर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप बादा बांधा तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों व बंदरगाहों तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने NH-22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन मानक में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। करीब 82.578 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड HAM के तहत विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,590.73 करोड़ रुपए होगी। ये सड़क परियोजना भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा को NH-27 स्थित आर्थिक केंद्र मुजफ्फरपुर से जोड़ेगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में आवागमन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से बौद्ध सर्किट और जानकी पुनौरा धाम मंदिर, सीतामढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी।
साथ ही नजदीकी भूमि बंदरगाह के जरिए यात्री और माल परिवहन को भी गति मिलेगी। बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। और दिल्ली में सियासत एक बार फिर गर्म है। वजह है दिल्ली जल बोर्ड के कथित एसटीपी टेंडर घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। उनके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और साथ में एएन एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट के मालिक राजा कुमार कोर्रा और सृजनहार कंपनी के प्रोपराइटर पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला कभी भी आ सकता है। वहीं एसीबी टेंडर प्रक्रिया, कथित मिलीभगत और करीब 1.52 करोड़ रुपए की कथित मनी ट्रेल से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही है। एसीबी के मुताबिक ये मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए टेंडर की तकनीकी शर्तों में बदलाव कर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि टेंडर में ऐसी शर्तें जोड़ी गईं जिससे दूसरी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो गई। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या टेंडर प्रक्रिया पहले से तय थी और सरकारी औपचारिकताएं बाद में पूरी की गईं। एसीबी का दावा है कि जांच के दौरान ईमेल, मैसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। एजेंसी के मुताबिक टेंडर दस्तावेज और कॉरिजेंडम सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पहले ही निजी कंपनियों और संबंधित लोगों के बीच साझा किए गए थे। मामले में पूर्व डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीबी के मुताबिक एन एंटरप्राइजेस के जरिए राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एजेंसी का आरोप है कि ये रकम यूरोटेक से जुड़ी संस्थाओं के जरिए भेजी गई और बाद में प्रॉपर्टी खरीद में इस्तेमाल हुई। एक समय अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी रणनीतिकारों में गिनी जाने वाली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अब अपनी ही पुरानी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनकर उभरी हैं। केजरीवाल की कभी सबसे करीबी रणनीतिकार स्वाति मालीवाल ने आप और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ केजरीवाल शासन पर चौतरफा हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक भ्रष्टाचार की दुकान चलाई। अब जब दिल्ली में उनकी ये दुकान बंद होने की कगार पर है तो उन्होंने पंजाब में जाकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मॉल खोल दिए हैं। मालीवाल का ये बयान दिल्ली के जल बोर्ड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी से जुड़े कथित घोटाले के संदर्भ में आया है। दिल्ली जल बोर्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड स्कैम सामने आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं दिल्ली के लिए। STPs आर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग अप माँ यमुना। मोर नंबर ऑफ STPs नीड टू बी क्रिएटेड एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के STPs बनाने की ज़रूरत है। पर अरविंद केजरीवाल को ऐसा महसूस हुआ कि यमुना से वोट तो आएगी नहीं तो क्यों ना नोट बना लें। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही उनकी दिल्ली में भ्रष्टाचार की दुकान बंद हुई तो इन्होंने पंजाब में जाकर भ्रष्टाचार के मॉल खोल दिए बड़े बड़े।
स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन पंजाब में अरविंद केजरीवाल के कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसी मंत्रालय का कार्यभार खुद नहीं संभाला, बल्कि मंत्रियों को मोहरा बनाकर करप्शन का जाल बिछाया। उनके अनुसार ये पूरी साजिश बहुत चालाकी से रची गई थी, ताकि जब भ्रष्टाचार का मामला सामने आए तो सारा ठीकरा संबंधित मंत्रियों के सर पर फोड़ा जा सके। सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के कलेक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं पंजाब के अंदर। नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि कैसे सत्येंद्र जैन को, जो कि एक एक्स एमएलए हैं दिल्ली के, उन्हें किस नाते अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मंत्रियों से भी बड़ी और लग्जूरियस कोठी दे रखी है। कैसे सत्येंद्र जैन बंगला नंबर 926 सेक्टर 39 चंडीगढ़ में सरकारी कोठी में किस बिहाफ पे रह रहे हैं, क्या करा है उन्होंने? सच ये है जो कि बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन पंजाब में पूरी तरीके से कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ जारी है। ईडी की टीम में आजम खान के वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध फंडिंग की जांच को लेकर ये छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला सरकारी ठेकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं और निजी ठेकेदारों के जरिए फंड के कथित डायवर्जन से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ निजी ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया। इस धन का इस्तेमाल भारी भरकम डोनेशन और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों और निर्माण कार्यों में किया गया। इस छापेमारी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है, जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हैं। गौरतलब है कि आजम खान और सहयोगियों के ठिकानों पर 2023 में भी इनकम टैक्स विभाग ने कर चोरी को लेकर छापेमारी की थी। उस समय हुई छापेमारी में यूपी और मध्य प्रदेश के 30 से अधिक ठिकानों पर जांच पड़ताल हुई थी। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई के तहत रामपुर स्थित आजम खान के आवास और जौहर यूनिवर्सिटी में कागजात खंगाले गए थे। उधर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के नक्सली विचारधारा को लेकर दिए गए बयान के बाद बस्तर में विरोध का स्वर उठने लगे हैं। नक्सली हिंसा के पीड़ितों और बस्तर शांति समिति ने बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे उन परिवारों के जख्मों को कुरेदने वाला बताया है, जिन्होंने दशकों तक हिंसा का दर्द सहा है। बस्तर शांति समिति के सदस्य तामेश्वर सिन्हा ने कहा कि बस्तर ने नक्सलवाद की कीमत अपने खून से चुकाई है। हजारों परिवारों ने अपनों को खोया है, कई लोग गंभीर रूप से घायल और अपंग हुए हैं। ऐसे में नक्सली विचारधारा के समर्थन में कोई भी बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तकलीफ होता है, इसलिए बयान कर रहे हैं। पहले भी बस्तर सुंदर था, वो अभी लौट रहा है। धीरे धीरे बस्तर सुंदर और शांत हो, ऐसा चाहते हैं। लेकिन कोई किसी के आग लगाने से, भड़काने से पुनः ये जो 20-40 साल लगभग झेले हैं, उस ओर न जाके आगे होते, ताकि हम जैसे तैसे अपना आधा अधूरा जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारे ये देश के लोग ताकि घटना का उनके साथ न हो और वो भी खुशमय जिंदगी जिएं। समिति का कहना है कि बस्तर अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूकों और हिंसा का साया था, वहां अब सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास की गतिविधियां पहुंच रही हैं। स्थानीय लोग शांति और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर शांति समिति के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर केंद्र स्तर पर भी विरोध दर्ज कराया गया है।
ये काला भय जो था वो बस्तर समाप्त हो चुका है। बस्तर अपने अब नियत स्थिति में, नियत जो समृद्धि था, नियत जो संस्कृति था, उसकी ओर अग्रसर हुआ है। अपना जो वेशभूषा था, अपने जो खान पान था, अपने जो पेय पदार्थ था, उस ओर बस्तर अग्रसर हो गया है। 5 महीने में अब हमारे बस्तर इलाके में जाकर देखेंगे, आदिवासी भाई बहनों सभी में एक उमंग सा जग गया है, सभी में एक जुनून सा आ गया है। और एनटीए की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एनटीए में पेपर लीक रोकने के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के तहत पहले 500 सवालों का प्रश्न बैंक बनाया जाता है, फिर उनमें से अलग अलग टीमें 4 पेपर तैयार करती हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल उनमें से 2 पेपर चुनते हैं, इसलिए आखिरी समय तक किसी को पता नहीं होता कि कौन सा पेपर परीक्षा में आएगा। एसजी मेहता ने बताया कि चुने गए पेपर सील बंद डिब्बे में कड़ी सुरक्षा के बीच अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं, जहां सीसीटीवी और सीआईएसएफ द्वारा निगरानी की जाती है। इतना ही नहीं, पेपर खोलने के लिए डिजिटल कोड इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को भी ये नहीं पता होता कि वे किस परीक्षा का पेपर छाप रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रश्न पत्रों में प्रश्नों और उत्तरों का क्रम भी बदल दिया जाता है ताकि नकल या पेपर लीक की संभावना कम हो। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। झारखंड सरकार ने उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने कल देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL ने आयोजित की थी। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक और डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक और सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्र अधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 26 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। सरकार की ओर से जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल समेत 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के आदेश के बाद छात्रों ने आंदोलन वापस लिया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 60 दिनों के भीतर न्यायिक जांच की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। छात्र नेताओं के अनुसार यह आंदोलन स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं, और सरकार की कार्रवाई पर लगातार नजर रखी जाएगी।
आंदोलन की समाप्ति के बाद आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आभार यात्रा निकाली जाएगी। 26 दिनों तक चले इस आंदोलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों छात्र छात्राएं शामिल हुए। भूख हड़ताल, सत्याग्रह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा जैसे आयोजनों के जरिए छात्रों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। आंदोलन की औपचारिक समाप्ति के साथ ही इस लंबे छात्र आंदोलन का पहला चरण पूरा हो जाएगा। और असम सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नए नियम को मंजूरी दे दी है। असम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ रूल्स 2026 के तहत 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों का जिला उपायुक्त के पास पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियमों में संस्थानों की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और छात्र कल्याण से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की भी शैक्षणिक विषयों जितना महत्व दिया जाना चाहिए। परीक्षा परिणाम से पहले छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और विशेषज्ञ उन्हें सफलता असफलता से निपटने में मदद करेंगे। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समर एनुअल्स एडिशन 2026 के तहत उद्यान को खूबसूरत फूलों और मनमोहक सजावट से सजाया गया है। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटने पहुंच रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जहां फूलों की खूबसूरती और प्रकृति की रंगीन छटा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समर एनुअल्स एडिशन 2026 का शुभारंभ किया। इसके बाद 16 अगस्त से जनता के लिए उद्यान के दरवाजे खोल दिए गए। अमृत उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर उत्साह है तो बुजुर्ग भी यहाँ के मनमोहक नजारे देखकर खुश नजर आ रहे हैं। कोई फूलों के साथ तस्वीरें ले रहा है तो कोई इस खूबसूरत माहौल को कैमरे में कैद कर रहा है। बड़ा खूबसूरत है ये, इन्होंने वेल मेंटेन्ड और अच्छा है। इन्होंने काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और ब्राइट कलर्स, वो अच्छा है सब। फर्स्ट टाइम अमृत उद्यान आया हूँ और यहाँ पर देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि रियली में वाह, और प्रकृति इतनी अच्छी लग रही है कि अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं इतने सारे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत क्लीनिनेस है। इस बार के समर एनुअल्स एडिशन में भी कई फूल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उद्यान में अलग अलग प्रजातियों के फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। प्रकृति के इस मनमोहक संसार को देखने के लिए लोग परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। 16 अगस्त से ये अमृत उद्यान जनता के लिए खुला हुआ है और 15 सितंबर तक खुला रहेगा। लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू ले रहे हैं और अपने जीवन का एक यादगार पल, एक सुनहरा पल जो कि खूबसूरती से भरा हुआ है, उसको सजो रहे हैं। तो आप भी देर मत कीजिएगा, 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। याद रखिएगा सोमवार को ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ का जो रख रखाव है उसकी भी पूरी तैयारी की जाती है, अच्छे से ध्यान रखा जाता है उसका। तो बिना देर किए आप भी आइएगा अमृत उद्यान और प्रकृति की गोद में बैठ के राष्ट्रपति भवन में अपने जीवन का एक नया अनुभव तैयार कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के साथ कई मुद्दों पर बात की। अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। गौर ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, यहाँ आकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर में हैं और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting,
and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।